नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मध्यकालीन इतिहास का संपूर्ण अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से आते हैं। और अगर आप 2026 में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आज का सेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक यानी कि गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भाई गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश को स्थापित किया था। बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश को कब स्थापित किया था, तो इसने 1206 में स्थापित किया था। 1206 में इसने क्या किया था, अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1206 में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। 1206 में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है गुलाम। किसका गुलाम था ये, किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 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 अब देखो 1206 में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक वो क्या करता है, गुलाम वंश को स्थापित करता है। इसने गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश इसलिए रखा था क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसने गुलाम वंश नाम रखा था। दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश, दिल्ली सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश। तो देखो ये दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश था। दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश था कौन सा, गुलाम वंश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात कर लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी कब, 1210 में। 1210 में ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगाना खेलते समय, चौगाना खेलते समय। यानी अभी के हिसाब से देखेंगे तो चौगाना को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पोलो, वर्तमान में पोलो। चौगाना खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई। और दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हालांकि इसने बहुत सारे काम नहीं कह सकते हम, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा यानी 60 दिन में, सॉरी 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब लगभग वही आपका 60 घंटे में इसने एक झोपड़े का निर्माण कराया था जो कि अजमेर में है, जिसे कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। हालांकि पहले वो एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, बाद में इसने कन्वर्ट कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला शासिका, पहली महिला शासिका कौन थी। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि दिल्ली पे शासन करने वाली पहली महिला शासिका, या दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका, या भारत की पहली महिला शासिका। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करें। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी भाई भारत की पहली महिला शासिका। अगर रजिया सुल्तान की हम बात करें किसकी पुत्री थी, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी ये, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और ये गद्दी पर कब बैठी, तो ये गद्दी पर बैठी थी कब, 1336 में, सॉरी 1236 में। गद्दी पर कब बैठी, 1236 में। क्योंकि 1210 में चौगाना खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कोई बड़ा शासक बैठा नहीं, उसके बाद इल्तुतमिश बैठता है। और इल्तुतमिश बैठता है कब, 1236 तक। और 1236 में कौन बैठता है, कुछ समय के लिए रजिया सुल्तान का भाई बैठता है, कौन, रुकनुद्दीन। हालांकि उस पर तुर्कान शाह, उसकी माँ जो है वो पूरा शासन अपने हिसाब से मैनेज करती थी। बट अभी यहाँ पर क्या था कि 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी और रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में, 1240 में कैथल, कैथल आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा में, हरियाणा में पड़ता है। कैथल आपका हरियाणा में पड़ता है। और 1240 में कैथल में डाकुओं द्वारा हत्या करा दी गई, हत्या कर दी गई।
डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई। बात करें भाई रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा कैथल हरियाणा में 1240 में कर दी गई। क्योंकि रीजन ये था, एक तुर्कान चिहलगानी 40 सरदारों का संगठन एक बनाया गया था। वो 40 सरदारों का जो संगठन था तुर्कान चिहलगानी, वो रजिया को लाइक नहीं करते थे, क्योंकि वो फीमेल थी, अपना चोगा वगैरह लगा करके पहन करके अपना पूरा एकदम मतलब मेल पुरुष की तरह वो साम्राज्य में आती थी। वो उनको पसंद नहीं था। जो 40 सरदारों का संगठन बनाया गया था तुर्कान चिहलगानी, उन्हीं लोगों की सारी करामात थी कि उन्होंने भाई हल्ला कर दिया कि कैथल में जो है एक बारात रुकी हुई है, वहाँ बहुत सारा धन दौलत है। डाकुओं को ये नहीं पता था, वो जा करके हमला किए और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दिए। और बाद में देखा कि ये तो दिल्ली की महिला शासिका है, तो वहाँ से वो सब भाग गए। हालांकि तुर्कान चिहलगानी 40 सरदारों का संगठन जो था, उन्होंने ही सारा कांड किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में किसके मध्य लड़ा गया? अब देखो, पानीपत के पहले युद्ध की अगर हम बात कर लें, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब लड़ा गया ये? तो ये लड़ा गया 1526 में। 1526 में लड़ा गया। आगे अगर हम बात करें, इस युद्ध में किसकी विक्ट्री हुई, विजय कौन हुआ? तो विजय हुआ था इसमें कौन? बाबर। विजयी कौन हुआ था? तो बाबर इसमें विजयी हुआ था। हालांकि इब्राहिम लोदी की हम बात करें तो इब्राहिम लोदी इसी युद्ध में मारा गया और लोधी वंश का अंत हो गया। लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक। अब अगर हम इब्राहिम लोधी की बात कर लें तो ये लोधी वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि पानीपत के पहले युद्ध में, युद्ध के मैदान में ही इब्राहिम लोधी मारा गया था और लोधी वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया और दिल्ली पर एक नया वंश स्थापित हुआ। वह था कौन सा? मुगल वंश, जिसका संस्थापक कौन था? बाबर। हालांकि बाबर ने लगातार युद्ध लड़े भाई। 1526 में उसे पानीपत का लड़ा, फिर उसके बाद में पानीपत का हुआ, फिर खानवा का हुआ, फिर चंदेरी का हुआ, फिर घाघरा का हुआ। सारे युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए और सभी युद्ध में बाबर की विक्ट्री हुई, बाबर विजयी रहा। आगे हुमायूं और शेरशाह सूरी की अगर हम बात कर लें तो इसने हुमायूं शेरशाह सूरी ये दो युद्ध लड़ते हैं। एक लड़ते हैं कौन सा? चौसा का, और एक कौन सा लड़ते हैं? कन्नौज का। एक लड़ते हैं चौसा का और एक कौन सा लड़ते हैं भाई? एक लड़ते हैं कन्नौज का। अहमद शाह अब्दाली की बात कर लें तो ये लड़ते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ते हैं, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट में बताएं। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। अगर आज के इस सेशन में आप 50 क्वेश्चन टोटल मैं करवाने वाला हूं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस 50 क्वेश्चन में अगर आप 25 से 30 के आसपास अगर आप क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही जानदार तरीके से चल रही है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट में करें कि आप 50 में से कितने आंसर आपके सही हुए। चलिए देखते हैं, सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी गैसुद्दीन बलबन ने। सिजदा और पैबोस गैसुद्दीन बलबन ने की थी। सिजदा पैबोस क्या था? सिजदा और पैबोस, इसकी अगर हम बात करें तो सिजदा पैबोस की हम बात करें तो सिजदा का मतलब ये था कि राजा के सामने, यानी ऐसा गैसुद्दीन तुगलक, हालांकि वो उसने ऐसा सिस्टम बनाया था कि राजा के सामने सिर झुकाकर घुटने टेक कर मतलब उनको सिजदा करना। पैबोस का मतलब ये था पैर चूमना। पैबोस का मतलब क्या था? पैर चूमना। पैबोस का मतलब क्या था? पैर चूमना। सिजदा का मतलब क्या था? सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठना, राजा के सामने या शासक के सामने क्या करना? सिजदा करना। इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? अगर हम बात करेंगे जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो भैया औरंगजेब को कहा जाता है क्या जिंदा पीर? जिंदा पीर किसको कहा जाता है भाई? औरंगजेब को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सामान्य शासक था। सामान्य तो नहीं कह सकते हैं, बट खर्च के मामले में बहुत सामान्य था। टोपी सीकर,
टोपी सीकर और कुरान की प्रतिलिपि बनाकर ये अपना जीवन यापन करता था। जहां तक ये अपने जो इसका खजाना था, जो मतलब मुगलिया सल्तनत का खजाना था, वहां से अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसा नहीं लेता था। टोपी सीकर और कुरान की प्रतिलिपि बना करके ही अपना खर्चा ये चलाता था, मतलब सामान्य तरीके से जीवन काटता था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात कर ले तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? हरिहर और बुक्का ने। ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य को उन्होंने कब स्थापित किया था, तो 1336 में। 1336 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? राज्य कौन सा होगा? राज्य हो जाएगा कर्नाटक। बात करेंगे नदी कौन सी होगी? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, यानी तुंगभद्रा, कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे, कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और इनके राजधानी की बात कर लें, इनकी राजधानी, तो इनकी राजधानी क्या थी भाई? राजधानी थी हम्पी। राजधानी क्या थी इनकी? हम्पी। इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हम्पी के खंडहर कहाँ स्थित हैं? हम्पी के खंडहर, हम्पी के खंडहर कर्नाटक में स्थित हैं। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई? भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। भारत में तंबाकू की खेती की अगर हम बात करेंगे तो भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी भाई जहांगीर के शासनकाल में। अब सब देखो, भारत में जहांगीर की अगर हम बात कर लें तो पुर्तगालियों ने ही शुरुआत की थी। पुर्तगाली ने शुरुआत की थी। पुर्तगालियों ने शुरुआत की थी भारत में किसकी? तंबाकू की। तंबाकू की शुरुआत भारत में किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। और किसके शासनकाल में अगर हम बात करेंगे तो ये जहांगीर के शासनकाल में ये स्टार्टिंग हुई थी। हालांकि बाद में लोगों को ज्यादा इससे नुकसान होने लगा तो फिर इस पे क्या किया था? जहांगीर ने बैन कर दिया था, बंद करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन के झोपड़े की बात कर लें तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका स्थित है कहाँ पर? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर। अजमेर की बात कर लें तो अजमेर कहाँ स्थित है? तो अजमेर आपका स्थित है राजस्थान में। अजमेर आपका राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी के किनारे है अजमेर आपका। नेक्स्ट अगर बात कर लें, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया किसने था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन। ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये 60 घंटे में इसका निर्माण कराया था, 60 घंटे में। हालांकि ये पहले प्राचीन संस्कृत विद्यालय था, ये संस्कृत विद्यालय। इसी को कन्वर्ट किया था इसने किसमें? 2.5 दिन के झोपड़े में। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता भाई 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? तो 2.5 दिन के झोपड़े की अगर बात करेगा तो बेटा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, एक मॉस्क्यू है। एक मस्जिद है, एक मॉस्क्यू है। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का मतलब होता है लगभग 60 घंटे। ये पहले क्या था? तो एक संस्कृत विद्यालय था, इसी को कन्वर्ट किया था। वरना 2.5 दिन में कोई भी बिल्डिंग, उस समय जबकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस समय इतना जल्दी इसको बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल था। बट इसने संस्कृत विद्यालय को क्या किया था? कन्वर्ट कर दिया था मस्जिद के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है? यानी दिल्ली सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था इसलिए कि ये लाखों का दान करता था।
लाखों का दानी था, लाखों का दानी था। और इसी दान की वजह से इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था लाख बख्श। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? बाबरनामा की अगर हम बात कर लें तो बाबरनामा लिखी गई है कौन सी भाषा में? तो तुर्की भाषा में। बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है भाई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। कौन सी? बाबरनामा। ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा, आत्मकथा, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ये कौन सी भाषा में है? तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बाबर के द्वारा लिखी गई, बाबर के द्वारा लिखी गई, बाबर के द्वारा लिखी गई। हालांकि कई बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि इसका अनुवाद फारसी में किसने करवाया था। अगर इसके अनुवाद की बात कर ले तो इसका अनुवाद फारसी में फारसी में अकबर ने करवाया था। इसका अनुवाद फारसी में अकबर ने करवाया था। इसका अनुवाद फारसी में अकबर ने करवाया था। हालांकि अगर बात करेंगे इसका अनुवाद फारसी में किसने किया था, तो ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के कहने पर इसका फारसी में अनुवाद किया था। हालांकि इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। पूछेगा आपसे किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। और ये तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा जो है इसको तुजुक ए बाबरी कहते हैं। ये बाबर की आत्मकथा, इसको बाबर ने खुद लिखा था। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी सूरवंश का शासक था, सूरवंश का रूलर था। इसका मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, सासाराम बिहार। सासाराम कहाँ पड़ता है भाई आपका? हाँ, सासाराम आपका पड़ता है कहाँ पर? बिहार में। सासाराम आपका पड़ता है कहाँ पर? बिहार में। सासाराम बिहार में पड़ता है। और यहीं पर मकबरा किसका है? शेर शाह सूरी का मकबरा कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है। कृत्रिम झील, कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है, कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है। और ये इंडो इस्लामिक, अगर देखेंगे इंडो इस्लामिक का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडो इस्लामिक शैली का, इंडो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक शैली का, इंडो इस्लामिक शैली का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। बात करेंगे शेर शाह सूरी की, जब बात आई है तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1545 में, याद रखना। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही, यानी दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? वह ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने दीन ए इलाही को स्थापित किया था? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही को स्थापित किया था। भाई अगर हम बात कर लें अकबर ने दीन ए इलाही को कब स्थापित किया था, तो ये किया था 1582 में। कब किया था? 1582 में। ये सभी धर्मों के लिए था, ये सभी धर्मों के लिए था, सभी धर्मों के लिए, यानी सभी धर्म के बड़े बड़े पादरी जो है जा सकते थे और अपना विचार वहां पर रख सकते थे। आगे हम बात करें कि दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम, पहला व अंतिम हिंदू कौन था? अंतिम हिंदू
कौन था? तो ये भाई बीरबल था। यानी दीन इलाही को किसने स्थापित किया था? भाई अकबर ने स्थापित किया था। दीन इलाही को कब स्थापित किया गया था, कब बनाया गया था? 1582 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? सभी धर्मों के लिए बनाया गया था। और दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? विजयनगर का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? विजयनगर का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। विजयनगर का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसे भाई? कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय को। हालांकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बताया है कि कृष्णदेवराय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक। कृष्णदेवराय बताया है कि कृष्णदेवराय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक था। तो ये याद रखना आप, शक्तिशाली शासक। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया है। विजयनगर साम्राज्य को कब स्थापित किया गया था? 1336 में किया गया था। 1336 में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य को कब स्थापित किया गया था? 1336 में किया गया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था स्थापित। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली पावरफुल राजा कौन था? कृष्णदेवराय थे। और इसकी चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे बाबरी में की है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो ये आपका हो जाएगा कृष्णदेवराय। दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। सेना से था, कृषि से था, राजस्व से था, डाक से था, किससे था? देखो बात करेंगे अगर हम दीवान ए अमीर कोही, तो ये कृषि से संबंधित विभाग था। कृषि से संबंधित विभाग था। इस विभाग को किसने स्थापित करवाया था? यानी इस विभाग को स्थापित किसने करवाया था? अगर मैं बात करूंगा इस विभाग को किसने स्थापित करवाया था, तो भाई इस विभाग को स्थापित करवाया था किसने? एमबीटी। एमबीटी का मतलब फुल फॉर्म याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, कंफ्यूजन रहता है। मोहम्मद बिन कासिम, MBKFST फिरोज शाह तुगलक, MBT मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, तो इसने ही स्थापित कराया था। इसने किसको स्थापित कराया था? कृषि विभाग को। किस लिए कराया था? कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो कृषि के लिए क्या ले सकता था? उस समय लोन ले सकता था। कृषि के लिए लोन, खेती के लिए लोन ले सकता था, इसीलिए इसने स्थापित कराया था। यह आपका दीवान ए अमीर कोही। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? यानी वह ऐसा कौन सा शासक था जिसने संगीत और नृत्य पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध लगाया था। इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे तो सर आपका हो जाएगा क्या? औरंगजेब। औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया था किस पे? ये संगीत और नृत्य पे। जबकि मामला ये था कि औरंगजेब खुद वीणा वादक था। खुद बहुत बड़ा क्या था? वीणा वादक था। खुद बहुत बड़ा क्या था भाई? वीणा वादक था। बट इसने अपने दरबार में संगीत पर, नृत्य पर बैन लगा दिया था। वो इसलिए लगाया था कि इसने रिलीजियस, यानी रिलीजियस मतलब क्या होता है? धर्म। इस्लामिक धर्म के हिसाब से क्या था कि ये इन इस्लामिक धर्म में देखा जाए तो संगीत, नृत्य, ऐसा कुछ उनके धार्मिक, मतलब धार्मिक आदेश नहीं है ऐसा कुछ कि नृत्य या संगीत वो प्रचलित रहे या चलाएं या वो करें, ऐसा कुछ उनके धर्म में, इस्लाम में मेंशन नहीं है। इसलिए इसने इस पे बैन कर दिया था। बाकी ये खुद ही क्या था? वीणा वादक था। खुद एक वीणा वादक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे भाई अबुल फजल। अबुल फजल हो जाएंगे कौन? अकबरनामा के लेखक। अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल।
और इसका जो तीसरा, इसका जो थर्ड भाग है उसी को कहते हैं क्या, आईने अकबरी। आईने आईने अकबरी। आईने अकबरी, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है आईने अकबरी, आईने अकबरी या अकबरनामा, इसका मतलब क्या, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका अकबरनामा है ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया, और इसका जो तीसरा पार्ट है उसी को कहते हैं आईने अकबरी। हालांकि वो आपसे पूछेगा कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया, तो सेम कंडीशन है, क्योंकि ये तीसरा पार्ट किसका है, अकबरनामा का ही है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ के अगर हम विजय स्तंभ की बात कर लें तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने। बात करेंगे ये कब बनवाया था, 1448 में बनवाया था। 1448 में राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। ये 9 मंजिल है, 9 मंजिल बना हुआ है, 9 मंजिला है। अगर आगे हम बात करें इसको किस खुशी में बनवाया था, तो ये तो मेवाड़ के राजा थे राणा। अगर कुंभा की बात कर लें, ये मेवाड़ के शासक थे, ये मेवाड़ के शासक थे, ये मेवाड़ के शासक थे, और इन्होंने मालवा के सुल्तान को पराजित किया था। पराजित करने के बाद में उसी खुशी में इन्होंने क्या किया था, चित्तौड़ के विजय स्तंभ को बनाया था। कितने मंजिल, तो ये 9 मंजिला बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, बलबन। बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसने इसलिए अपनाई थी ये नीति खासकर मंगोलों के लिए, मंगोलों के लिए, मतलब तलवार का डर, ऐसा हम कह सकते हैं, तलवार का डर मंगोलों के लिए, और जो खुद इसके साम्राज्य में विद्रोही थे उनके लिए इसने ये नीति बनाई थी। इससे कहते थे तलवार का डर, मतलब बहुत ही खतरनाक था इस नीति के तहत। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। हालांकि इब्न बतूता की बात करेंगे तो इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का था, इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ का था, तो ये भाई आपका था कहाँ का, मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ पड़ता है, तो मोरक्को आपका पड़ता है अफ्रीका में। और इब्न बतूता ने ही एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। उस पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। रेहला पुस्तक। रेहला पुस्तक। रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, इब्न बतूता। और ये भारत कब आया था, तो भारत कब आया था, तो ये भारत आपका आया था लगभग 1333 में। 1333 में ये भारत आया था। 1333 में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में ही आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, रेहला पुस्तक। कहाँ का था, ये मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ पड़ता है आपका, अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। हाँ, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़ में। और एक गंगा भट्ट, पंडित गंगा भट्ट थे, पंडित गंगा भट्ट, इन्होंने ही शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी। इन्होंने ही शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी। हालांकि रायगढ़ में इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास की अगर हम बात कर लें तो तुलसीदास थे अकबर के समकालीन। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, रामचरितमानस। रामचरित मानस।
रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हो जाएंगे। और तुलसीदास का संबंध किससे है? तुलसीदास का संबंध है अकबर के दरबार से। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर के निर्माण की अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चंदेल शासक ने ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। बात कर लें सर खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की? घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की? देखो घोड़े दागने की प्रथा की हम बात कर लें तो ये शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी घोड़े दागने की प्रथा। और इसी ने ही क्या रखा था? रेगुलर परमानेंट नियमित सेना भी रखी थी इसने। नियमित सेना, नियमित सेना का मतलब ये उनका हुलिया भी इसने जो है फिक्स किया था। नियमित सेना यानी कि इसका हुलिया बनाया था। हुलिया का मतलब वर्दी, हुलिया भी चेंज किया था वर्दी। और घोड़े दागने की मतलब घोड़े पे निशान बनाते थे जिससे घोड़ा ये पता चलता था ये घोड़ा किसका है, मतलब एक्सचेंज ना हो इसलिए लोग घोड़े पे क्या करते थे? निशान बनाते थे। घोड़ा दागने की प्रथा उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक देव के जन्म की बात करें हम तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी, तलवंडी के अगर हम वर्तमान की बात कर लें, वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में होगा ननकाना साहेब। ननकाना साहेब, ननकाना साहेब पाकिस्तान। ननकाना साहेब पाकिस्तान। ये वर्तमान में आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका तलवंडी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ननकाना साहब पाकिस्तान में पड़ता है। और बात करेंगे कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में, 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और बात करेंगे अगर हम तो गुरु नानक देव जी ही क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? गुरु नानक देव जी थे सिख धर्म के संस्थापक। और गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था कहां पर? तो यह हुआ था आपका तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहब पाकिस्तान में पड़ता है। और कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 1469 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी, देखो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था भाई? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने करवाया था। किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजयी के उपलक्ष्य में करवाया था। गुजरात विजयी यानी गुजरात जीत के उपलक्ष्य में ही फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान क्या था? मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान क्या था? हाँ, 8 मंत्रियों की परिषद। 8 मंत्रियों की परिषद यानी इसमें कितने मंत्री हुआ करते थे? तो इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। 8 मंत्री हुआ करते थे जिन्हें क्या कहते थे? जिन्हें कहते थे 8 मंत्रियों का परिषद। इसमें जो मेन मंत्री होता था जिसे हम प्रधानमंत्री कहते थे, पेशवा। पेशवा का एक बड़ा पद था, पेशवा को कहते थे क्या? प्रधानमंत्री। एक बड़ा पद था किसका? पेशवा का। और पेशवा को ही क्या कहते थे? पेशवा को कहते थे प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है? यानी अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का मतलब किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? अमीर खुसरो ने
अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अमीर खुसरो ने सितार और तबला, अमीर खुसरो ने सितार और तबला इन दोनों का आविष्कार किया था, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात अमीर खुसरो की आई है तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद। अमीर खुसरो को कहा जाता है क्या? तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? बताइए आंसर। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? अंत हो गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। हाँ, अलग अलग नाम है। हाँ, तालीकोटा युद्ध की बात कर लें तो तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ था और इसी में क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अब इसको पूरा अगर टॉपिक हम एक क्वेश्चन को लेकर के पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने लगे तो पता है ये जो सीरीज है ना कम से कम 4-5 दिन तक चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि अब पूरा टॉपिक यहाँ पर हम करवाने लगेंगे तो फिर पता लगेगा 3-4 दिन तक हम खड़े रहे यहाँ पर, करवाते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा। हाँ, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बेटा थॉमस रो कौन बता रहा भाई? थॉमस रो नहीं होगा, कैप्टन हॉकिंस होगा। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस कब आया था? तो ये 1608 में आया था। 1608 में आया था। ये इसको तुर्की और फारसी भाषा का बढ़िया अच्छा ज्ञान था। तुर्की और फारसी, तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसी ज्ञान के कारण ही इसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। इसको तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए इसको जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 किसके बीच लड़ा गया? हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया? किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था क्या? हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। बात कर ले हल्दीघाटी का मैदान कहाँ पड़ता है, तो हल्दीघाटी की अगर बात आई है तो हल्दीघाटी आपका पड़ता है अरावली वाले क्षेत्र में पड़ता है। अरावली वाले क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो अरावली आपका राजस्थान में है। अरावली आपका राजस्थान में है। अगर मैं बात करूंगा कि अकबर की सेना की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अकबर का सेनापति था राजा मानसिंह, या मानसिंह बोलते हैं इसे। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। यानी अकबर की सेना की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? मानसिंह नेतृत्व कर रहे थे अकबर की सेना की तरफ से। महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हकीम सूर खां। हकीम सूर खां जो थे वो महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे और हल्दीघाटी के मैदान में ये युद्ध हुआ। और उस हल्दीघाटी के मैदान में ही ये झूठी अफवाह फैला दी गई कि युद्ध के मैदान में अकबर खुद आ रहा है। ऐसी झूठी अफवाह फैला दी गई जिसके कारण महाराणा प्रताप की सेना का मोरल डाउन हो गया और महाराणा प्रताप युद्ध हारे नहीं थे हल्दीघाटी का। महाराणा प्रताप, ऐसा हमें बताया गया कि ऐसा लिखा होता है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर से पराजित हो गए, यानी हार गए, बट ऐसा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप कभी पराजित नहीं हुए। अगर हम ऐसे देखेंगे तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, तो ये हुआ था किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर तो 14 साल का था, युद्ध तो बैरम खान ने लड़ा था। और फिर यहां भी अगर हम बात कर लें तो अकबर तो नहीं आया था ना, मानसिंह
मान सिंह ने युद्ध में भाग लिया था, मान सिंह युद्ध लड़े थे, अकबर ने नहीं लड़ा था। अकबर ने सिर्फ भेजा था मान सिंह को। और ये तो झूठी अफवाह फैला दी गई, वरना महाराणा प्रताप का डर इतना था अकबर की सेना में कि झूठी अफवाह फैला दी गई कि अकबर खुद युद्ध के मैदान में आ रहा, जबकि ऐसा नहीं था, अकबर नहीं गया था। और महाराणा प्रताप ने युद्ध चल रहा था, उसके बीच में ही उन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़कर चले गए और अपना जंगल में ही अपना जीवन स्टार्ट कर दिया। हालांकि युद्ध में वो हारे नहीं थे, फाइनली वो हार के युद्ध में नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तख्ते ताउस किसने बनवाया था? देखो, मयूर सिंहासन की बात कर लें तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और इसने बहुत सारी चीजें बनवाई थी। मयूर सिंहासन बनवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था, रेशमा बाग बनवाया था, रेशमा बाग बनवाया था। ऐसे ऐसे इसने बहुत सारी चीजें बनवाई थी। किसने? शाहजहां ने। हालांकि मयूर सिंहासन की बात करेंगे, तख्ते ताउस की बात कर लें तो इसी में ही इसने क्या लगवाया था? कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा। और इसी कोहिनूर के हीरे को कौन लूट कर ले गया था? 1739 में नादिर शाह। किसके शासनकाल में ले गया था? तो एक मुगल काल में एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी पियक्कड़ था। कौन? रंगीला बादशाह, जिसका मूल नाम था मोहम्मद शाह। उसको कहा जाता था रंगीला बादशाह। वो हमेशा रंगीन रहता था, हमेशा नशे में रहता था, उसको कोई परवाह नहीं थी साम्राज्य में क्या हो रहा। नादिर शाह आया, कूट काट के मयूर सिंहासन उठा के लेके चला गया। आराम से वो अपना नशे में डूबे रहे। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? हाँ, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी भाई? अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। अहमदनगर की शासिका थी। और किसकी विधवा थी? किसकी विधवा थी चांद बीबी की? अगर हम बात कर लें तो देखो, अहमदनगर का जो किला है, अहमदनगर अहमदनगर का किला, जो अहमदनगर का किला है, इस किले को मुगलों से किसने बचाया था? चांद बीबी ने। मुगलों से इसको बचाया था, मुगलों से बचाया, यानी इसकी सुरक्षा की थी। और बात कर ले हम चांद बीबी की, तो चांद बीबी बीजापुर कर्नाटक के एक शासक थे। बीजापुर के एक शासक थे, बीजापुर के, उनका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह, आदिल शाह की पत्नी थी। ठीक है, आदिल शाह की पत्नी थी, आदिल शाह की पत्नी थी। तो चांद बीबी की बात कर लें तो चांद बीबी आदिल शाह की पत्नी थी और इन्होंने ही अहमदनगर का किला मुगलों से बचाया था। हालांकि अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा जाके आपका पानीपत के दूसरे युद्ध से। पानीपत के दूसरे युद्ध से इसका जुड़ाव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने पढ़ा है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। बट हेमू को किसने भेजा था? हेमू तो राजस्थान का बनिया था। हेमू सेनापति था किसका? आदिल शाह का, जो कि बीजापुर का शासक था। आदिल शाह ने ही हेमू को भेजा था पानीपत के दूसरे युद्ध में लड़ने के लिए। किसके साथ में? अकबर के साथ में। ठीक है, तो मैं उन्हीं आदिल शाह की बात कर रहा हूं जिनकी बीबी कौन थी? चांद बीबी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? देखो, मुगल काल की अगर हम बात कर लें तो मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी किसने? अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। इसमें क्या था? मनसबदारी में पद था, रैंक। भाई, सेना को बढ़िया तरीके से सशक्त और मजबूत करने के लिए अकबर ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। इसमें रैंक बनाई गई थी, पद बनाई गई थी। ठीक है, पद बनाए गए थे, जैसे अधिकारी वगैरह होते थे उन्हीं के हिसाब से उनको वेतन दिया जाएगा। और वैसे ही मॉडरेट तरीके से सेना को बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? देखो, अब यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं। पहला, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? दूसरा, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म की अगर हम बात कर लें, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। खालसा पंथ की बात कर ले, हाँ, तो खालसा पंथ किसने स्थापित किया था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी?
गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 1699। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने ही 5 ककार दिए थे। 5 ककार दिए थे। 5 ककार दिए थे। कंघा, कच्छा, केस, केस, कड़ा, कृपाण। कंघा, केस, कच्छा, कड़ा और कृपाण, ये 5 चीजें कंपलसरी सिखों के पास रहती हैं। और ये खालसा पंथ को किसने किसने खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह की बात कर लें तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे। और 10 गुरु का मतलब क्या होता है भाई? अंतिम गुरु। मतलब अंतिम गुरु। यानी कि हम बात कर लें तो सिख धर्म में केवल टोटल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, 10 गुरुओं में से ये अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने कहा था कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा। हालांकि बंदा बहादुर ने इसके बाद में लीड किया था और इन्होंने ही खालसा पंथ को स्थापित किया था। इन्होंने ही 5 कृपाण दिए थे। कंगा, केस, कच्छा, कृपाण और कड़ा, ये 5 चीज कंपलसरी रहती हैं सिखों के पास में। और इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि चिड़िया न्यू में बाज लड़ावा, गिदड़ न्यू में शेर लड़ावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। ये इन्हीं के प्रवचन थे। मेजर चांदपुरी पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़े थे। केवल हमारे यहाँ के 100 लोग थे, लगभग 1000 से ज्यादा, 1000 प्लस पाकिस्तानी सेना थी। टैंक वैंक जाकर के पूरा उड़ा दिए थे मेजर चांदपुरी। तो ये जज्बा और जुनून था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? हाँ, कितना टाइम हुआ है? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739। 1739। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था। और 1739 में आक्रमण करने के बाद में क्या ले गया था? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। सिंहासन। इसमें कोहिनूर का हीरा लगा था। इसमें कोहिनूर का हीरा लगा था। इसमें कोहिनूर का हीरा लगा था। यानी जिसे हम बोलते हैं मयूर सिंहासन, जिसको हम बोलते हैं क्या? तख्ते ताउस। इसी को क्या बोलते हैं? तख्त ए ताउस। इसी को हम बोलते हैं तख्त ए ताउस। इसी को बोलते हैं मयूर सिंहासन। इसी में शाहजहां ने कोहिनूर का हीरा लगाया था। नादिर शाह आया और इसको लूट कर ले गया। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह। इसी को कहते हैं रंगीला बादशाह। नशेड़ी था बहुत बड़ा ये, रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह। इसी के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। इसी के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। यानी बात कर ले, मोहम्मद शाह कैसा था भाई? नशेड़ी, ये बहुत नशेड़ी टाइप का था, दारू और पीता था, पियक्कड़ था। अभी ये इनका इसीलिए नाम दिया गया था रंगीला बादशाह। तुम नशे में रहो, तुम नशे में रहो। नादिर शाह आया, आकर के पता है कोहिनूर का हीरा नहीं निकाला, मयूर सिंहासन से कोहिनूर का हीरा नहीं निकाला, बल्कि पूरा मयूर सिंहासन ही उठा के चला गया। पूरा मयूर सिंहासन उठा लिया था नादिर शाह ने। और कहाँ का था नादिर शाह? ईरान का था, याद रखना। नादिर शाह कहाँ का था? हाँ, नादिर शाह की अगर हम बात कर ले तो ये ईरान का था, ये भी याद रखना। नादिर शाह कहाँ का था? तो नादिर शाह ईरान का था। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी। गुड, वेरी गुड। अल बरूनी थे कौन? किताबुल हिंद के लेखक। या इसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है किताबुल हिंद का तहकीक ए हिंद। तहरीक, हाँ तहरीक भी कहा जाता है, तहरीक ए हिंद। तहरीक ए हिंद इसका दूसरा नाम है। अलबरूनी ने ही लिखा था क्या? किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। अलबरूनी किसके शासनकाल में थे? किसके शासनकाल से संबंधित हैं? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का नाम सुने हो?
उन्हीं से संबंधित कौन है? उन्हीं से संबंधित है कौन? अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? वेरी गुड। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? देखो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। ऐबक ने नींव डाली थी। नींव के साथ साथ इसने ऐबक ने पहला मंजिल बनवाया था। ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू 3 मंजिल किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। इसने निर्माण कार्य पूरा करवाया था। निर्माण कार्य निर्माण कार्य निर्माण कार्य पूरा करवाया। निर्माण कार्य पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा करवाया। उसके बाद में बिजली गिरने के कारण इसका एक मंजिला टूट गया था, तो कंप्लीटली फाइनली किसने इसको बनवाया था? तो ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। यानी मरम्मत किसने करवाई थी? मरम्मत किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। उसका फाइनली लास्ट में अंतिम में निर्माण कार्य पूरा करवाया था। 3 लोगों के नाम याद रखने। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके निर्माण कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश। और इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था। जो मुस्लिम थे उनको जजिया कर नहीं देना था। ठीक है, मुस्लिमों को छोड़कर जितने भी लोग थे, जितने भी धर्म के लोग थे, उन सबको जजिया कर देना होता। तो ये गैर मुस्लिम के लिए था, गैर मुस्लिम के लिए था। और जजिया कर फाइनली समाप्त हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। कब किया था इसने? तो 1720 में। 1720 में इसने फाइनली समाप्त किया था। थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं जजिया कर पे। देखो जजिया कर की शुरुआत की बात करूंगा। जजिया कर शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इसने ही भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले इसने सिंध प्रांत पर 712 में किया था, जहां उस समय वहां का राजा दाहिर था। और 713 में इसने मुल्तान प्रांत पर किया था। और इसने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। उसके बाद में बात करूंगा नेक्स्ट कि इस जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने 1564 में 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया। और फिर मैं अगर बात करूंगा कि 1679 में, यानी औरंगजेब ने 1679 में पुनः लागू किया। यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले जजिया कर किसने लगवाया था? शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया। फिर 1679 में औरंगजेब ने लगाया। और फिर फाइनली लास्ट टाइम 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जिसे कहते हैं, इसने फाइनली जाकर के लास्ट में हमेशा के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये कैसा कर था? तो ये एक गैर मुस्लिम कर था, जो कि गैर मुस्लिमों को देना होता था। गैर मुस्लिम, ये गैर मुस्लिमों को देना होता था, ये मुस्लिमों को नहीं देना होता था। और ये कैसा कर था? तो ये सुरक्षात्मक कर था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, तो उसने कहा था भाई ये सुरक्षात्मक कर होगा। जो जजिया कर दे रहा है उसकी सुरक्षा होगी, उसके घर में चोरी वगैरह नहीं होगी। जो नहीं दे रहा है तो मोहम्मद बिन कासिम अपने 4-5 लोगों को रात में भेजकर चोरी करवा लेता था। सुबह कहता था तुमने जजिया कर दिया। अब आदमी के घर में चोरी हो गई, कह रहा भाई हमने तो जजिया कर नहीं दिया। बोले तो अच्छी बात है, चोरी हो गई भाई, हमने इसीलिए तो जजिया कर लगाया है, सुरक्षात्मक कर। हालांकि उसने ब्राह्मणों को 5 लोगों को बाहर रखा था। 5 लोगों को बाहर रखा था। महिला हो गई, है ना, विकलांग हो गए, बुजुर्ग हो गए, पंडित हो गए, इन सबको बाहर रखा था जजिया कर से। अगला क्वेश्चन है,
चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? किसके किसके मध्य हुआ चौसा का युद्ध? बताइए। देखो चौसा के युद्ध की बात कर लें तो यह हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। बेटा बात करें ये कब हुआ था, तो यह हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। विजयी कौन हुआ था इसमें? विजय कौन हुआ था? तो विजयी हुआ था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसमें विजयी हुआ था चौसा के युद्ध में। जस्ट एक साल बाद होता है कन्नौज का युद्ध, ठीक है। वो भी किसके किसके बीच में होता है? वो भी होता है किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और उस युद्ध में भी कौन विजयी होता है? शेरशाह सूरी ही विजयी होता है। अगला क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? हाँ, शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे भाई? तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? हाँ, फारसी। वेरी गुड, फारसी हो जाएगी। सल्तनत काल की जो आधिकारिक भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी। सल्तनत काल में कितने वंश हुए जी? 5 वंश हुए। 5 वंश। सल्तनत काल में 5 वंश हुए। ये 5 वंश आप लिख सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। इस ट्रिक से आप 5 वंश याद कर सकते हैं। इस ट्रिक से आप 5 वंश याद कर सकते हैं। गुलाब से कौन सा हो जाएगा? गुलाम वंश। ये कौन सा हो जाएगा आपका? हाँ, ये हो जाएगा कौन सा? गुलाम वंश। खिले से कौन सा हो जाएगा? खिलजी वंश। खिलजी वंश हो जाएगा। ता से कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश। और बात कर ले सा से कौन सा हो जाएगा? सैयद वंश। और ला से कौन सा हो जाएगा? लोधी वंश। बात कर ले पहला वंश कौन था? कौन सा था? तो पहला वंश था गुलाम वंश। अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश कौन था? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जो पानीपत के पहले युद्ध में युद्ध के मैदान में ही बाबर द्वारा पराजित हुआ और युद्ध के मैदान में मारा गया। और उसी में ही क्या हुआ? हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत काल के अंतिम वंश लोधी वंश का अंत हो गया और भारत पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। उस साम्राज्य का नाम था मुगल वंश। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई? पुरंदर की संधि, हाँ, पुरंदर की संधि 1665 में किसके मध्य हुई? पुरंदर की संधि 1665 में किसके मध्य हुई? हाँ, शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई। शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई। बेटा याद रखना, जयसिंह औरंगजेब का सेनापति था। यह बात बिल्कुल याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कंफ्यूजन क्या होता है? अकबर के सेनापति का नाम था राजा मानसिंह, औरंगजेब की सेनापति का नाम था राजा जयसिंह। ठीक है, हाँ, ये औरंगजेब का सेनापति था। औरंगजेब का सेनापति कौन था? तो जयसिंह था। जयसिंह, ठीक है। औरंगजेब का सेनापति कौन था? जयसिंह था। और अकबर का सेनापति कौन था? राजा मानसिंह था। तो पुरंदर की संधि इन दोनों लोगों के बीच में हुई थी, शिवाजी और जयसिंह के बीच में, जिसमें शिवाजी ने जयसिंह को किले दे दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चारबाग शैली किसने शुरू की? भारत में चारबाग शैली, अरे लखनऊ वाले चारबाग की बात नहीं कर रहे हैं हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में चारबाग शैली की शुरुआत किसने की? भारत में चारबाग शैली की शुरुआत की थी किसने? तो ये की थी भाई बाबर ने। चारबाग शैली क्या होता था? जैसे कि कोई एक चौकोर, ऐसे चौकोर एक जगह होती थी, उसको 4 भागों में डिवाइड करना, 4 भागों में बराबर बराबर डिवाइड करना, इसी को कहते थे क्या? चारबाग शैली। चारबाग
शैली, यही होती थी चारबाग शैली। इसकी शुरुआत आगरा के आराम बाग में, पहली बार इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आगरा के आराम बाग में। आगरा के आराम बाग में इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी? चारबाग शैली की। किसने की थी? तो बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? यानी वह ऐसा कौन शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? हाँ, तो ये हो जाएगा एमबीटी। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को कहा जाता है पगला शासक। इसी को कहा जाता है पगला शासक। पगला शासक। और इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है क्या? सबसे शिक्षित शासक। समझो यहां पर, जरूरी नहीं सबसे शिक्षित व्यक्ति जो है बहुत ही होशियार हो, सबसे शिक्षित शासक। समझो यहां पर, यानी ये सबसे शिक्षित शासक था। पूरे दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश हुए, सब में सबसे शिक्षित शासक था। और इसी को कहते हैं क्या? पगला शासक। पगला शासक इसलिए कहा जाता है कि ये जो भी काम करता था अपने मंत्रिमंडल से सलाह ही नहीं लेता था। समझ रहे हैं? राजधानी स्थानांतरित करने का मतलब ये था, दिल्ली पे तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बट क्या था कि दिल्ली पर देखो, दिल्ली नॉर्थ में आपने देखा होगा ज्यादा, मतलब 90% आक्रमण नॉर्थ में ही हुए हैं, क्योंकि या तो फिर इधर मंगोल वगैरह आते थे, या तो फिर इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऊपर वाले क्षेत्र से ईरान इराक से आक्रमणकारी भारत आते थे। तो सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली हरियाणा के पास में, देखो भारत का अखाड़ा कहा जाता है हरियाणा। पानीपत, जो सबसे पानीपत का युद्ध हुआ, दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र महाभारत का, हरियाणा में। पानीपत हरियाणा में, तराइन हरियाणा में, रजिया सुल्तान की हत्या कैथल हरियाणा में। जितने बड़े बड़े बैटल हुए हरियाणा में हुए। इसलिए हरियाणा के लोग देखो पावरफुल होते हैं, ज्यादातर स्पोर्ट में जाते हैं वो लोग, क्योंकि हरियाणा की जो कह सकते हैं वहां का जो क्लाइमेट वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही पावरफुल रहा। बैटल बहुत सारे हुए हैं वहां पर। जिसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं, उसके जीवन का क्या ही मतलब है? अभी पैदा हुए, कुछ नहीं किया जीवन में, संघर्ष ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब? जिंदगी का तो असली मजा वही है कि जब जिंदगी में चैलेंज हो और संघर्ष हो। बिल्कुल, अरे हुआ है, पता है, इतिहास इस चीज का गवाह है कि अकबर 14 साल का था, ठीक है, 14 साल का था। उसके पिता हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी, हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु का राज लगभग 25 से 26 दिन के आसपास छुपाया गया था। जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी उस समय अकबर पंजाब में था, पंजाब के राजा अमरकोट, हाँ, वीर साल के महल में था। जैसे हुमायूं की मृत्यु हुई, दिल्ली की गद्दी खाली हो गई। अब लोगों को वहां यह लगने लगा कि अगर किसी को जल्दी से जल्दी राजा घोषित नहीं किया तो आक्रमणकारी बहुत जल्दी दिल्ली की गद्दी पर खाली गद्दी देखकर आक्रमण कर देंगे। तुरंत अकबर को लाया गया पंजाब। पंजाब से ला रहे थे, कालानौर नामक स्थान पर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कराया, राजा घोषित कर दिया। सोचो, अकबर 14 साल का था। अब सोचो उसके पिता की मृत्यु हुई, वो उसका शोक मनाए या वो दिल्ली पहुंचते ही युद्ध लड़े? क्योंकि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली और आगरा पर, आगरा किसने घेर लिया था? किसने घेर लिया था? हेमू ने घेर लिया था। जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, हेमू ने घेर लिया था। अब सोचो कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा कि 14 साल की उम्र में वो बच्चा युद्ध लड़े या अपने पिता का शोक मनाए। सोचो इतिहास कितना खतरनाक रहा है कि पिता की मृत्यु, उसका शोक मनाए आदमी कि वहां पर युद्ध की पूरा एकदम पूरा युद्ध बन चुका है, क्रिएट हो चुका है, युद्ध लड़ना ही है। सोचो फिर क्या कंडीशन रही होगी। बात करेंगे इसकी पगले शासक की। इसको पगला शासक इसलिए कहा जाता है कि इसने जितने काम किए सारे चौपट किए, इसने एक भी काम सही नहीं किया। जैसे जैसे दिल्ली की बात करूंगा तो अब ये लग रहा था उसको दिल्ली में हम सेफ नहीं है, क्योंकि जो देखो वो आ रहा दिल्ली, इसलिए दिल्ली के आसपास क्षेत्र में ज्यादा लड़ाई युद्ध इसलिए होते थे कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आया, आक्रमण किया, युद्ध जीता तो दिल्ली के अंदर आ गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठने की कोशिश करेगा। वो नहीं जीता तो हरियाणा उधर ही भाग जाता था, फिर ईरान इराक पाकिस्तान जहां का होता था भाग जाता था, तुरंत भागने में आसानी रहती थी। साउथ में आओ जरा युद्ध लड़ने, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी पार करते करते मर जाओगे, युद्ध लड़ने का नंबर ही नहीं आएगा। समझ रहे हो? युद्ध लड़ने का नंबर ही नहीं आएगा। और गलती से कहीं तुम अगर पहुंच भी गए तो तुमको इतना मारेंगे, बता रहे हैं कि तुम लौट के जो है हरियाणा तक वापस नहीं आ पाओगे। हरियाणा वाला क्षेत्र रहता है, लड़ बढ़ के भाग लेते हैं। अगर सेना देख रहे हैं कि सेना गड़बड़ है, हम युद्ध हार रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध हार रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, तुरंत फिर निकल जाते हैं। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करेंगे
तो अब इसने राजधानी स्थानांतरित इसलिए की थी, इसने राजधानी स्थानांतरित कि इसको लग रहा था दिल्ली सेफ जगह नहीं है, इसलिए ये इसने क्या किया, दिल्ली से चला कहाँ, देवगिरी दौलताबाद, कहाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, देवगिरी आपका दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अब ये तो दिल्ली से चला सेना को लेकर के, ठीक है, अब दिल्ली से जब चलेगा महाराष्ट्र की तरफ जाएगा तो पहले विंध्याचल पर्वत पड़ा, ठीक है, विंध्याचल पर्वत पड़ा, उसके बाद में नर्मदा नदी, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद ये पहुंचा कहां, महाराष्ट्र के दौलताबाद में पहुंचा। अब ये जब वहां पर पहुंचा तब पीछे मुड़ के देख रहा कि आधे से ज्यादा सेना तो मर गई है, मतलब कोई पर्वत से गिर के मर गया, कोई प्यासा मर गया, कोई पानी नदी में डूब के मर गया, आधे से ज्यादा सेना उसकी खत्म हो गई पहुंचते पहुंचते कहां, देवगिरी दौलताबाद। अब उसको लग रहा है यार ये तो बड़ी खराब चीज है, अब यहां लग रहा है ये भी जगह सेफ नहीं है, फिर कह रहा फिर चलो वापस दिल्ली, लौटते लौटते दिल्ली पहुंचा, सारी सेना खत्म हो गई, कुछ बहुत सेना बची थी उसके पास, सब खत्म हो गया। चौपट पहला काम किया। दूसरा पता, उसने मंत्रिमंडल से सलाह नहीं ली, दूसरा चौपट पता क्या काम किया कि उसने टैक्स तब लगाया जब उसके साम्राज्य में अकाल सूखा पड़ा था, बारिश ही नहीं हुई थी, सूखा पड़ा और उसने टैक्स की घोषणा कर दी। अब साम्राज्य के लोग एकदम बवाल पे उतर आए कि तुमको पता नहीं है कि हमारे साम्राज्य में तो अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं और तुमने टैक्स बढ़ा दिया, तो मतलब मंत्रिमंडल से सलाह नहीं ली, इसीलिए उसे पगला शासक कहा जाता है। जब वो मरा है, इतिहासकारों ने कहा है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, इतना खतरनाक आदमी था। पता है उसने लगभग 3 लाख सेना जो है एक साल के लिए एडवांस पैसा देकर के सेना खरीद ली, क्योंकि उसको डर था कि जो है आक्रमण होगा, ईरान की तरफ से आक्रमण होगा, उसको डर था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। सेना खरीद ली उसने 1 साल एडवांस पैसा देकर के, सेना लगा दी पूरा ये पंजाब वाले क्षेत्र में, पूरा पश्चिमी क्षेत्र में उसने सेना को लगा दिया कि जैसे ही आक्रमण होगा तो वो सेना संभाल लेगी। अब देख रहा है कि सेना लगी हुई है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना हो गया। अब सेना सोच रही है कि ये आक्रमण तो हो नहीं रहा और हम लोग यहाँ पर फालतू में खड़े हुए। कुछ समय बाद ये सुनने में आ रहा कि जिससे आक्रमण का डर था मोहम्मद बिन तुगलक ने उसी से समझौता कर लिया। अब सेना एकदम लाल हो गई कि यार जिस चीज के लिए हम लोग खड़े थे उसने समझौता ही कर लिया। अब ये मोहम्मद बिन टेंशन में आ गया तुगलक कि कहीं ऐसा ना वो सेना भड़क गई तो दिल्ली में आकर के कूट देगी हम ही को। अब इसने क्या किया, उस सेना को नॉर्थ में भेज दिया, लद्दाख वाले क्षेत्र में भेज दिया। वहां पे बेचारे गए तो वहां पे ठंडी से मर गए, बर्फ ठंडी की वजह से मर गए, कुछ पहाड़ों से गिरकर मर गए, पूरी सेना का सत्यानाश कर दिया इसने। इसीलिए इसे पगला शासक कहा जाता है। अरे सेना थी तुम्हारे पास, किसी और डायरेक्शन में भेजकर तुम जो है कुछ करवा लेते थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन नहीं, इसीलिए इसे कहा जाता। शिक्षित ज्ञान तो इसके अंदर बहुत था, लेकिन मंत्रिमंडल से सलाह न लेने के कारण ये जो है सारे काम चौपट किया, कोई भी काम इसने सही नहीं किया, एक भी काम सही नहीं किया, इसीलिए इसे कहा जाता है पगला शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखो बेटा यहाँ पर दोनों आप याद रखना। अकबर का मकबरा स्थित है कहां पर? सिकंदरा, और सिकंदरा कहां है? आगरा में। अकबर का मकबरा कहां स्थित है? सिकंदरा, और सिकंदरा कहां स्थित है? आगरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? हाँ, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो देखो शिवाजी के जो गुरु थे वो कौन थे? समर्थ रामदास। ये कैसे गुरु थे? ये थे आध्यात्मिक गुरु, ये थे आध्यात्मिक गुरु। और मैं बात करूंगा राजनैतिक गुरु कौन थे? राजनैतिक गुरु तो ये थे कोरदेव। कोरदेव ये कौन थे? ये थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु। आगे बात कर लें, प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन तो करवा चुके हैं। प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कितने घंटे में ये बना था? तो ये बना था सर 60 घंटे में। 60 घंटे में बना था 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये क्या था? ये था आपका संस्कृत विद्यालय था, इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है कहाँ? अजमेर में। अजमेर कहाँ? राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन था? तो सल्तनत काल का अंतिम वंश होगा कौन सा? लोधी वंश। और इसी लोधी वंश में अंतिम शासक कौन हुआ? इस लोधी वंश में अंतिम शासक कौन हुआ? हाँ, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में ही ये बाबर के द्वारा
पराजित कर दिया गया और युद्ध के मैदान में ही इसकी हत्या कर दी गई और यहीं पर जो है लोधी वंश का अंत होता है और इसी के साथ साथ हमारी क्लास का भी एंड होता है। मिलते हैं।